अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। पीछे क्लास कंप्लीट करो, फिर लाइव क्लास में आओ। ऋत्विक, प्रदीप, सौरभ, हेमंत, कार्तिक, विद्यासागर, मनव्वर, धर्मवीर, ओमवीर, शिवांशु, गौतम, राहुल चौधरी कह रहे हैं लाइव क्लास में जुड़ने का मजा कुछ और ही आता है। चलो अच्छा, कल हमने क्लास में, कल वाली में पीएनजी एक बार खोल लेता हूं। कल जो हमने आपको पढ़ाया था, एक बार यहां पे आ जाते हैं। ये कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे हमने कल आपको, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और फिर हम फाइनली यहां पर आए थे कि लाइट अगर एक से दूसरे मीडियम में जाए, अब कमेंटबाजी बंद करेंगे, ठीक है पूनमचंद, यहां देखते रहो। टी शर्ट अच्छी लगी है, बस ऐसी ऐसी बातें तुम बोलते ही नहीं हो कि टीचर को एनर्जी से आए, मास्टर जी ने खर्चा किया, आप बता ही रहो कि बड़े लग रही कि नहीं लग रही है। एक बच्चे ने बोला टी शर्ट बड़े लग रही है, इसका सिलेक्शन पक्का है, इससे हमारा पूर्ण आशीर्वाद है कि नहीं है। अभी पढ़ाई करे नहीं करे, चाहे अभी सो जाए, अब इसका सिलेक्शन तो देखो पक्का हो गया है। कौन है बच्चा ये? भीकम सिंह। तो भीकम सिंह का तो मजा आ गया, सरकारी नौकरी लग गया, अभी चाहे तो गांव में आज ही मिठाई बंटवा सकता है कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। बस अभी से वेट क्या करना है, केवल पेपर देने का। जैसे एडमिट कार्ड आए, पेपर दिया, भीकम सिंह का सिलेक्शन पक्का। ठीक है, ठीक है अंशु कुमारी, देंगे। चलो यार देखो, अच्छा हमने ये बात बताई थी आपको कि अगर लाइट जाएगी बेटा विरल माध्यम से सघन में, रेयर से डेंसर में, तो जब लाइट जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो हमने कल आपको बताया था कि लाइट नॉर्मल के नजदीक आती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो नॉर्मल से अभिलंब से दूर हटती है। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसा केवल तभी होगा कि लाइट नॉर्मल के नजदीक आए या दूर जाए, ऐसा केवल तभी होगा अगर लाइट जो है वो तिरछी यात्रा कर रही हो, नॉर्मल अभिलंब से किसी कोण पर जा रही हो। अगर लाइट बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग जाएगी, अभिलंब के अनुदिश जाएगी, तो फिर सीधी निकल जाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो, एक से दूसरे माध्यम में, और तिरछी जा रही हो, तिरछी, लेकिन तब भी सीधी निकल जाए, ना नॉर्मल के नजदीक आए ना नॉर्मल से दूर जाए? कोई बच्चा बताएगा क्या ऐसा संभव है क्या कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है? देखो, अगर लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए, अगर वो अभिलंब के, कल हमने पढ़ाया था नहीं, अगर वो नॉर्मल के अलोंग जाए, अभिलंब के अनुदिश जाए, तब तो सीधी निकल जाती है। लेकिन जब लाइट तिरछी जाती है तो नॉर्मल के नजदीक आएगी, दूर जाएगी। क्या ऐसा संभव है क्या? ठीक है, चलो ये बताओ यहां तक का, क्या संभव है कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो और तिरछी जा रही हो तब भी सीधी निकल जाए? ऐसा हो सकता है, देखो कब, यहां देखना, ऐसा कब संभव है बेटा? लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक से दूसरे मीडियम में, ये हमारा नॉर्मल है, अभिलंब है, और लाइट बेटा अगर तिरछी जा रही हो तब भी ऐसा हो सकता है कि वो सीधी निकल जाए। लेकिन ऐसा होगा कब कि लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाए? ऐसा तब होगा अगर बेटा इन दोनों मीडियम का, दोनों माध्यम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक समान हो। भाई जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका है, उतना ही रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इसका है। अगर दोनों के अपवर्तनांक समान होंगे, ना आप किसी को सघन माध्यम कह पाओगे, ना विरल कह पाओगे, ना कोई डेंसर है ना कोई रेयर है, फिर लाइट सीधी निकल जाएगी। जैसे मान लो लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो मान लो पहले मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, दूसरे का भी 1.5 ही है। जैसे मान लो लाइट जा रही है ग्लिसरीन से बेंजीन में, तो अगर दोनों माध्यम के अपवर्तनांक सेम हो तब भी लाइट सीधी निकल जाएगी। देखो लाइट दो केस में सीधी निकल सकती है, या तो अभिलंब के अनुदिश जा रही हो, अब इसमें चाहे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग हो सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लाइट नॉर्मल के अभिलंब के अनुदिश जा रही है तब भी सीधी निकलेगी, दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सेम है तब भी सीधी निकलेगी। लेकिन अगर दोनों के रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, एक विरल माध्यम एक सघन है, और लाइट तिरछी जा रही हो, फिर लाइट या तो नजदीक आएगी या फिर दूर जाएगी। समझ गए यहां तक की बात? आई होप, है ना। और इस वाले केस में आई आर की वैल्यू सेम रहेगी भाई। इस वाले केस में जितना ये होगा उतना ये होगा, क्योंकि लाइट जब है ना, यहां वाले केस में आई आर भी सेम हो जाएंगे इस वाले में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। देखो क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ये है महा इंपोर्टेंट। जो बच्चा आज क्लास में आ गया है और दिमाग से थोड़ा सा हिलावा नहीं है, फालतू कमेंटबाजी में ध्यान नहीं है, जिसका पढ़ने में सीरियस है, माँ बाप के संघर्ष जिसे दिखते हैं कि मौका मिला है पढ़ने का तो थोड़ा पढ़ लिया जाए। देखो इस क्लास में आकर कोई बच्चा बदतमीजी करता है तो वो समझो कि वो अपने माँ बाप से बदतमीजी कर रहा है। भाई आप ये ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, मान लो कि ये छोटे मोटे कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप अंबानी के परिवार में पैदा हुए हो, एक नॉर्मल से परिवार में पैदा हुए होंगे। बहुत सारे तो ऐसे होंगे कि जिनके लिए हर महीने जितने पैसे पिताजी कमा रहे हैं और उतने 2-4-5 दिन पहले खत्म हो जाते हो, और महीने के एंड में 200-400 रुपए किससे उधार मांगने पड़ते हो। वो आके भी अगर क्लास में सीरियस नहीं है तो कितना दिमाग से पैदल बच्चा है, वो कितना मूर्ख है। मुझे कई बार ऐसे बच्चों पर हंसी आती है। और एक दिन में खान सर की एक बात बड़ी अच्छी मुझे लगी, एक रील में सुन रहा था, उन्होंने एक बात बढ़िया कही कि सबसे आसान है जीवन में पढ़ाई करना, इससे आसान कुछ नहीं है। एक बच्चा जो है मान लो 12, 14, 15 साल का है,
तब से इरिटेट हो रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसी ढाबे पे ऐसे बर्तन साफ कर रहा है या फिर वेटरगिरी काम कर रहा है, चार लोग छोटू इधर आ, और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा तुझे यहाँ साफ नहीं कर सकता। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, वो किसी ढाबे पे वेटर पे जाते हैं, वो लोगों से भी तमीज से बात नहीं करते, उन्हें लगता है कि जैसे यहाँ पे मतलब हम खाने के पैसे दे रहे हैं तो हमने पूरा समाज हमने खरीद लिया है। तो कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो जिसे मुझे मैसेज पहुंचाना था, मुझे लग रहा है कि उसके पास पहुंच गया होगा। अगर थोड़ी भी उसके अंदर नजरों में थोड़ी भी शर्म होगी तो ऐसी हरकतें नहीं करेगा किसी भी क्लास में, ठीक है। अगर दिमाग से पैदल ही होगा, माँ बाप भी मूर्ख लगते होंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में जो मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कह रहे गुरुजी हम तो मजदूर है। भाई ये पता नहीं, मैं अपने बारे में बहुत ही कम बात करता हूं, शायद मैंने किसी दिन बताई भी है कहीं पे। मैंने खुद जब पहली नौकरी करी जीवन में, तो फर्स्ट नौकरी जो मेरी थी 10वीं के बाद, वो 600 रुपए महीना की थी, जिसमें 100-150 रुपए तो मेरे केवल साइकिल को ठीक कराने में खर्च हो गए। और आज मैं हो सकता है कि 1 घंटे में उससे कई गुना पैसे कमा लेता हूँ, 1 घंटे में, जो मुझे पूरा महीना साइकिल दौड़ाकर इधर से उधर मिले। तो इसलिए टाइम मिला है तो उसे पढ़ लो, जीवन बहुत बढ़िया निकलेगा। लेकिन अगर मूर्ख जैसे हरकतें करते रहोगे फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। अब क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, टाइम खराब कर दिया इसने 3-4 मिनट पूरी क्लास का। क्वेश्चन ये है कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है, एक से दूसरे मीडियम में, मान लो कि हवा से पानी में जा रही है, या पानी से हवा में जा रही है, या कांच से डायमंड में जा रही है, या डायमंड से कांच में जा रही है, तो पूरा माहौल बदल जाता है। अभी हवा में घूम रही थी लाइट, अब पानी में चली गई, या पानी में थी तो डायमंड में चली गई। लेकिन लाइट के मीडियम बदलने के बावजूद भी लाइट का एक आध गुण ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर लेती है, एक से दूसरे मीडियम में जाती है, तो भी वो लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो मीडियम बदलने से नहीं बदलेगी। जैसी प्रॉपर्टी हवा में है वैसी पानी में होगी, वैसी कांच में होगी, ठीक है। लाइट का वो कौन सा गुण है जो लाइट के मीडियम बदलने से भी नहीं बदलता। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। देखो बेटा, जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाती है, एक से दूसरे मीडियम में, एक तो उसका कलर, उसका रंग नहीं बदलता। आप यहां एक बच्चा स्पीड बता रहा है, बेटा स्पीड तो सबसे पहले बदलेगी भाई। जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी तो विरल माध्यम का मतलब ही होता है कि जहां लाइट की स्पीड कम हो, सघन माध्यम का मतलब जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा हो। लाइट मीडियम बदलेगी तो सबसे पहले तो बेटा उसकी, अरे विरल माध्यम होता है लाइट की स्पीड ज्यादा हो, सघन माध्यम हो जहां लाइट की स्पीड कम हो। तो लाइट जब अपना मीडियम बदलेगी तो सबसे पहले तो उसकी स्पीड बदलेगी। तो लाइट जब अपना मीडियम चेंज करती है तो उसका कलर, उसका रंग नहीं बदलता। अगर आप यहां देखें बड़े ध्यान से, आपने लेजर लाइट ली और उसका बटन दबाया, उससे लाल रंग की लाइट निकल रही है हवा में, तो पानी के अंदर भी देखोगे लाली दिखेगी, कांच के अंदर भी लाल दिखेगी, डायमंड में भी लाल दिखेगी। लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, एक उसका कलर रंग नहीं बदलता और एक उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं बदलती। तो लाइट के मीडियम चेंज करने के बावजूद भी क्या नहीं बदलता, उसका रंग और आवृत्ति, कलर और फ्रीक्वेंसी। यहां पर लिखेंगे when light enters from one medium to another, when light enters from one medium to another, its color and frequency do not change। हिंदी लिखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। तो उसका रंग और आवृत्ति नहीं बदलते हैं। इट्स कलर एंड फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, ठीक है। देखो जो बेटा फ्रीक्वेंसी होती है ना, आवृत्ति, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। कि जैसे आपने बल्ब जलाया तो उस बल्ब से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है कि नीला, फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स के बदलने से बदलेगी। कि आपने अभी मान लो कि लाल रंग का ऐसा बल्ब जला रखा था जो लाल रंग फेंक रहा है, अब ऐसा जला दिया जो नीला रंग फेंक रहा हो, अब ऐसा जो पीला फेंक रहा हो। तो जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, कलर फ्रीक्वेंसी छोड़ के कुछ भी दिख जाए पेपर में, कि लाइट की स्पीड भाई साहब बदल जाएगी, इंटेंसिटी, तीव्रता, चमक बदल जाएगी, क्योंकि लाइट सारी की सारी दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट परावर्तित भी हो जाएगी। तो जितनी इंटेंसिटी से चली थी उतनी दूसरे मीडियम में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हल्की फुल्की परावर्तित भी हो चुकी है। तो लाइट अपना मीडियम बदलेगी तो उसकी स्पीड भी बदल जाएगी, इंटेंसिटी, तीव्रता बदल जाएगी, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, IR भी सेम नहीं रहेगा, और वो नॉर्मल के नजदीक है, दूर जा रही है। तो लाइट के मीडियम बदलने पर कलर, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते हैं, बाकी सारी चीजें बदल जाती है, ठीक है। इस लाइन को सब बच्चे याद करना भाई, जो भी क्लास में आज एक लिखेंगे आप, हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम। टोटल रिफ्रैक्शन के 2 नियम हमारे पास में है, ध्यान सुनेंगे इन्हें। देखो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, सर जी
ट्रेजेडी तरंग तरंग दैर्घ्य तो चेंज होती है ना, पर एफ क्यों नहीं चेंज होता? एक बच्चा पूछ रहा है कि जब लाइट मीडियम चेंज करती है तो वेवलेंथ बदलती है लेकिन फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदलती? मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, सोर्स बदलेगा तभी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। यहाँ पे एक चीज और देखना, बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा आपको पता है कि जैसे लाइट एक वेव है, एक तरंग है, जैसे साउंड आवाज भी एक वेव है, लाइट भी एक वेव है, आगे चल के पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। तो किसी भी वेव की जो स्पीड होती है ना, उसकी जो चाल होती है, उसका फॉर्मूला होता है v इजकल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब यहां से ये v इजकल टू एफ लैम्डा है। ठीक है, अब यहां पे एक बात बड़े ध्यान समझना कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, माध्यम बदलती है, ध्यान समझेंगे, ये v इजकल टू लिखा है एफ लैम्डा। तो जब लाइट मीडियम चेंज करती है ना, तो उसकी स्पीड बदल जाती है, तो स्पीड के बदलने से वेवलेंथ बदल रही है। तो जब भी कोई फॉर्मूला होता है ना, उस फॉर्मूले में हम कह रहे हैं कि ये बढ़ने से बढ़ेगा, ये घटने से घटेगा, तो बाकी फैक्टर होता है कांस्टेंट। जो मीडियम चेंज हो रहा होता है, ये फ्रीक्वेंसी तो रहती है कांस्टेंट, और स्पीड के बदलने से वेवलेंथ बदल जाती है। भाई सघन माध्यम में स्पीड कम होगी, विरल में ज्यादा होगी, तो लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, उसकी स्पीड बदलेगी, तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ये वेवलेंथ बदल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। समझ रहे बात को? लेकिन अगर हम एक ही मीडियम की बात करें, मान लो मीडियम चेंज नहीं हो रहा, एक ही मीडियम की बात करें, मान लो लाइट हमारी एयर के अंदर ही है, तो हमें पता है कि v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, तो मैं यहां से एफ निकालूंगा तो आ जाएगा v बाई लैम्डा। अगर बेटा हम एक ही मीडियम की बात करें, तो फिर आपको पता है कि जब एक ही मीडियम की बात करेंगे तो वहां स्पीड कांस्टेंट रहती है। भाई लाइट की स्पीड तो मीडियम चेंज करने से बदलती है ना, स्पीड तो कांस्टेंट ही रहेगी अगर एक ही मीडियम हो, तो फिर स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिस कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। देखो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो कलर है ना वो वेवलेंथ का फंक्शन है, ऐसा नहीं है। कलर एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है। अलग अलग रंगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, सारे रंगों की, लेकिन हम वेवलेंथ से काम क्यों चला लेते हैं? अगर मैं एक ही मीडियम की बात करूं, एक ही मीडियम की, तो लाइट की स्पीड तो बदलेगी नहीं। अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होगी। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कलर जो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, एक्चुअल में कलर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन जब मैं एक ही माध्यम की बात कर रहा हूं, तो एक ही माध्यम में लाल रंग की फ्रीक्वेंसी अलग है, बैंगनी की अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। तो एक ही मीडियम की अगर हम बात करें, अलग अलग कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है, आवर्ती अलग है, तो उनकी तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होती है। इसलिए हम ये कह देते हैं कि भाई कि कलर जो है वो चाहे कह दो कि अलग अलग रंग की वेवलेंथ अलग अलग, चाहे फ्रीक्वेंसी कह दो, लेकिन जब मीडियम चेंज हो रहा होता है, अब आप एक ही कलर पकड़ लो, जब मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो फिर स्पीड बदल जाएगी, तो स्पीड बदलने से उसकी वेवलेंथ भी बदलेगी। अगर रंग वेवलेंथ पे डिपेंड करा करता, तो वेवलेंथ बदलने से, तरंग दैर्घ्य बदलने से कलर भी बदल जाता, लेकिन कलर तो बदलता ही नहीं है। यानी कौन सी चीज फिक्स है फिर फॉर्मूले में? फ्रीक्वेंसी। तो आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, जितना बताया जा रहा है उसे लिखना है कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, तो एक उसका रंग नहीं बदलता, एक उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। रंग और आवर्ती नहीं बदलते, कलर फ्रीक्वेंसी का फंक्शन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी लिखा मिल जाए, बेस्ट आंसर है फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम वेवलेंथ से काम क्यों चला लेते हैं? अगर हम एक ही मीडियम की बात करें, सभी रंगों की आवर्ती अलग है, तो सबकी तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होगी, इसलिए हम वेवलेंथ से भी काम चला लेते हैं। लेकिन अगर आपको दो में से कोई एक चूज करना हो कि कलर किसका फंक्शन है, आवर्ती का कि तरंग दैर्घ्य का, तो आप आवर्ती पर टिक लगाएंगे फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, चलो अब इसे आते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन अपवर्तन पे के नियमों पर। तो रिफ्रैक्शन अपवर्तन का जो पहला नियम है, ये बिल्कुल परावर्तन के नियम के जैसा है। याद करो, परावर्तन का, रिफ्लेक्शन का पहला नियम क्या पढ़ाया था मैंने कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, नॉर्मल अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन में, एक ही तल में होती हैं। सेम यही काम यहां पर भी होगा। ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण, नॉर्मल अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण, ये तीनों भी एक ही प्लेन, एक ही तल में होती हैं। और एक ही प्लेन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर इंसिडेंट रे बोर्ड से चिपक के आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे, अपवर्तित किरण भी बोर्ड से चिपक के जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो ये आ रही और रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड से बाहर आ गई। तो यहां पर लिखेंगे हम, ये बातें मैं बता चुका हूं, एक ही प्लेन का मतलब क्या होता है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। हिंदी में लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अभिलंब और अपवर्तित किरण, और अपवर्तित किरण तीनों हमेशा, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन अ सेम प्लेन। सेकंड बेटा जो नियम है परावर्तन के टाइम पे, सेकंड नियम क्या था? आई इजकल टू आर। आप कहेंगे सर यहाँ तो आई आर की वैल्यू सेम नहीं होती। जब लाइट नजदीक आएगी तो आर की वैल्यू जो है वो आई से कम है, और जब लाइट दूर जाएगी तो आर की वैल्यू आई से ज्यादा है। यहाँ पे आई आर तो सेम नहीं है। अब इनके बीच में जो संबंध है वो हमें बताया स्नेल ने, तो सेकंड लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। साइंटिस्ट का नाम है स्नेल। स्नेल साहब ने हमारे से कहा भैया जो आई और आर है इनके साथ आप लगाओ साइन,
तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है ना, ये होता है कांस्टेंट, नियत। यानी कि जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जारी होती है, अगर आप साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो निकालोगे, वो रेशियो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स होगी, 2 3 4 5 ऐसे आएगी। साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। और ये जो कांस्टेंट है ना, इसे हम लिखते हैं एन से। साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है, ये रेशियो को हम लिखते हैं एन से। और यहाँ पे एन क्या है? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक। आपको सर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का है? भाई लाइट तो एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कौन से मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का पहले के रेस्पेक्ट में। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। हिंदी में लिखेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। एन क्या है? एन को मैं हिंदी वालों के लिए इधर लिख देता हूं। एन है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। देखो भाई, जब लाइट एक से दूसरे मीडियम में जारी होती है, एक से दूसरे मीडियम में, तो जहां से लाइट चलेगी वो पहला मीडियम है, जहां पहुंच जाएगी वो दूसरा मीडियम है। तो लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो है ना, वो दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बताता है। किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। तो जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, हमें रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मिलेगा दूसरे मीडियम का पहले के सापेक्ष। अगर आप कल की क्लास में आए होंगे तो आप इस बात को जल्दी समझ जाओगे। यहां देखो, ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है, साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो है, ये क्या है? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का पहले के सापेक्ष। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? क्या कल मैंने आपको बताया था कि किसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है? दूसरे मीडियम का। तो जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स उसे ऊपर लिखेंगे, और किसके सापेक्ष है? पहले के। तो अब स्नेल का नियम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। देखो ये क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। आपसे कहेगा पेपर में कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम कौन सा है, तो आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होगा। ये भी लिखा मिल सकता है। ये भी लिखा मिल सकता है कि स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो जो है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है दूसरे मीडियम का पहले के रेस्पेक्ट में। वो ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? n2 अपॉन n1। या वो ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देगा कि स्नेल का नियम है n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। स्नेल का नियम ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, और सिंपली ऐसे भी लिखा सकता है कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं? दूसरे मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स पहले के सापेक्ष। ठीक है, तो इसमें हम न्यूमेरिकल में इन 2 फॉर्म का यूज करेंगे। एक बार इसे उतार लो और मुझे बताओ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत आती है कि नहीं आती है। यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? या 10th क्लास में हल्का फुल्का नॉलेज आपको है कि नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का? क्योंकि यहाँ पे साइन शब्द आ गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, कहां पे इसका हमें जरूरत पड़ती है, ये हमारी कैसे हेल्प करेगा। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आती है कि नहीं? आता है? पता है? चलो ठीक है। अब इसका हम थोड़ा सा इसे अप्लाई करके बताएंगे आपको ये कैसे यूज करना होता है। देखो जैसे बेटा मान लो मैं आपसे कहूं कि लाइट जो है वो किसी मीडियम से, किसी माध्यम से, मीडियम कौन सा हमें नहीं पता, किसी माध्यम से लाइट जा रही है एयर में। ठीक है, लाइट किसी मीडियम से एयर में जा रही है। ध्यान समझेंगे सब बच्चे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल से जा रही है 45 डिग्री के एंगल पे, और रिफ्लेक्टेड रे अपवर्तित किरण कितना एंगल बना रही है? नॉर्मल से 30 डिग्री का। तो उसने कहा कि जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, लाइट किसी मीडियम से एयर में जा रही है, जैसे चित्र के अंदर दिखाया गया है। तो आप बताओ कि इस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कितना होगा? आपको बताना है व्हाट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। माध्यम का अपवर्तनांक क्या है? बेटा लाइट किसी माध्यम से आ रही है एयर में, तो आपको इस माध्यम का अपवर्तनांक बताना है। मैं आपको बताता हूं कैसे अप्लाई करना है, ध्यान समझना। जब भी लाइट आपको एक से दूसरे मीडियम में जाती हुई दिखे,
तो सबसे पहले आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, इसे हम रिफ्रैक्शन अपवर्तन कहते हैं। यानी अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम यहाँ पे काम करेगा ही करेगा। देखो, जब लाइट रिफ्लेक्ट परावर्तित हो रही हो तो समझ जाना कि आई इक्वल टू आर काम करेगा ही करेगा। जब लाइट मीडियम बदल रही हो तो स्नेल का नियम काम करेगा ही करेगा। अब यहाँ पे चीज देखना, लाइट एक मीडियम जा रही है, दूसरे मीडियम, लाइट मीडियम जा रही है एयर में, तो पहला मीडियम है मेरे पास ये, दूसरा मीडियम है ये। बेटा जब भी आप न्यूमेरिकल करो, अच्छा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 की वैल्यू मान लो कि n है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम न्यूमेरिकल में हमेशा लेंगे 1, 1.0003 नहीं लेंगे, उससे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि जब भी मीडियम चेंज होगा तो इस स्नेल का नियम लगेगा ही लगेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, यहां देखो आई की वैल्यू कितनी है, आई होता है आपतित किरण जो नॉर्मल से एंगल बनाएगी 45 डिग्री, आर कितना है जो अपवर्तित किरण नॉर्मल के साथ में बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री, n2 की वैल्यू कितनी है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और मीडियम का हमें निकालना है n। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की होती है 1/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर तो 1/n आ गया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो n कितना आ जाएगा, √2/2 है ना, इसे सोल्व करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो आएगा 1/√2। ठीक, अच्छा एक बात और, जितने बच्चों का आंसर इसमें √2 या 1.41 लिख रहे हैं उनका तो लॉजिक ही खराब है भाई। एक चीज बताओ, जब लाइट बेटा एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ पे एक चीज देखना, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री का, यानी कि लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है। यानी लाइट कहां से कहां जा रही होगी, आप कहेंगे सर लाइट जा रही होगी, लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है, यानी कि लाइट जा रही होगी विरल माध्यम से सघन में, रेयर से डेंसर में, तो लाइट जा रही है विरल से सघन माध्यम में, यानी कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 100% इसका 1 से कम रहा होगा। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 100% 1 से कम आना चाहिए। तो जिनका भी आंसर 1.41 आ रहा है या √2 की वैल्यू भी क्या होती है 1.41, उन सबका गलत है। भाई एक बात तो समझो कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है यानी कि लाइट तो विरल से सघन माध्यम में जा रही होगी ना, रेयर से डेंसर में, तो सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, विरल का कम होता है, तो इस मीडियम का कम आना चाहिए, यानी कि 1 से कम वैल्यू आएगी इसकी। तो जब भी लाइट मीडियम चेंज करे आपको सीधे से दिमाग में रखना है कि लाइट ने मीडियम चेंज किया, हम सीधा सीधा क्या गेम खेलेंगे कि लाइट ने मीडियम चेंज कर दिया, यानी कि इस स्नेल का नियम लगेगा ही लगेगा। स्नेल का नियम लिख लो पहले, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। इसमें आपको आई दे रखा डायरेक्ट 45, आर दे रखा 30, n2 दूसरा मीडियम क्या एयर, एयर का कितना लेते चलते हैं हम, हवा में 1 लेके चलते हैं, और इस मीडियम का कितना दे रखा है, आप कहोगे सर इसका दे रखा है हमें n निकालना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसे मैंने n मान लिया, तो n की वैल्यू 1/√2 आ गई। चलिए क्वेश्चन और करो, लाइट आएगा 1/√2। ठीक, अच्छा एक बात और, जितने बच्चों का आंसर इसमें √2 या 1.41 लिख रहे हैं उनका तो लॉजिक ही खराब है। भाई एक चीज बताओ, जब लाइट बेटा एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, यहाँ पे एक चीज देखना, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री का, यानी कि लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है, यानी लाइट कहां से कहां जा रही होगी, आप कहेंगे सर लाइट जा रही होगी, लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है, यानी कि लाइट जा रही होगी विरल माध्यम से सघन में, रेयर से डेंसर में, तो लाइट जा रही है विरल से सघन माध्यम में, यानी कि अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो 100% इसका 1 से कम रहा होगा। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 100% 1 से कम आना चाहिए। तो जिनका भी आंसर 1.41 आ रहा है या √2 की वैल्यू भी क्या होती है 1.41, उन सबका गलत है। भाई एक बात तो समझो कि लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर लाइट नॉर्मल के नजदीक आ रही है यानी कि लाइट तो विरल से सघन माध्यम में जा रही होगी ना, रेयर से डेंसर में, तो सघन माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, विरल का कम होता है, तो इस मीडियम का कम आना चाहिए, यानी कि 1 से कम वैल्यू आएगी इसकी। तो जब भी लाइट मीडियम चेंज करे आपको सीधे से दिमाग में रखना है कि लाइट ने मीडियम चेंज किया, हम सीधा सीधा क्या गेम खेलेंगे कि लाइट ने मीडियम चेंज कर दिया, यानी कि इस स्नेल का नियम लगेगा ही लगेगा। स्नेल का नियम लिख लो पहले, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। इसमें आपको आई दे रखा डायरेक्ट 45, आर दे रखा 30, n2 दूसरा मीडियम क्या एयर, एयर का कितना लेते चलते हैं हम, हवा में 1 लेके चलते हैं, और इस मीडियम का कितना दे रखा है, आप कहोगे सर इसका दे रखा है हमें n निकालना है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसे मैंने n मान लिया, तो n की वैल्यू 1/√2 आ गई। चलिए क्वेश्चन और करो, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो मान लो कि लाइट जा रही है ग्लास से, मान लो लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में, पानी से कांच में, अगर आई की वैल्यू 45 डिग्री है तो आपको बताना कि अपवर्तन कोण आर का मान क्या होगा। अगर लाइट जा रही हो पानी से कांच में, आपको आर का मान ज्ञात करना है। बेटा गलत बनाया तूने आशुतोष, n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर है, तूने n1 n2 गलत लिख लिए होंगे, n2 है वहां उस वाले केस में था एयर, n2 एयर था, उसका n2 की वैल्यू 1 थी, और n1 की वैल्यू हमें निकालनी थी जो मैंने n मान लिया था।
क्या करो, क्या देखना। अब बेटा लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में, जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो सबसे पहले आप स्नेल का नियम लिख लो। मीडियम बदलते ही दिमाग में आना चाहिए कि स्नेल का नियम लगेगा ही लगेगा। तो आई की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 45 डिग्री। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल में 4/3 लेंगे और गिलास का 3/2, क्योंकि 1.5 या 1.33 कैलकुलेशन टफ कर देते हैं। तो N2 की वैल्यू पहले देखो, यहाँ पे N2 अपॉन N1 है, पहले N2 लिखना है 3/2 और N1 कितना है 4/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर। तो साइन 45 होता है 1/√2 इंटू साइन आर इजकल टू 9/8। ठीक है, ये काम करो, इसे से लिख लो 9/4×8। ठीक है, तो √2 से √2 कट जाएगा, √2 से आ जाएगा √2, तो 1/sin आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9/4√2। इसे पलट के लिख दो, इधर भी पलट जाएगा, तो साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 4√2/9। ठीक है, 4√2/9। इसी को अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, आर आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, अरे नो लिख, ये नो है नीचे। ठीक है, साइन इनवर्स 4√2/9 या √2 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। आई की वैल्यू 45 डिग्री है, आर की निकालनी है। N2 अपन याद रखना, पहले N2 लिखा है, N2 यानी कि नीचे वाला ही, पहला वाला मीडियम होता है 1, ये होता है 2, तो ग्लास का कितना है 3/2 लिख दिया। N1 की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 3 पहुंच गया ऊपर, तो आ गया 9/8, यानी कि 9/4×8। तो यहाँ पे साइन 45 के लिए 1/√2 साइन आर था, √2 से कट करेंगे तो 2 कट करेंगे √2 आएगा, तो यानी कि मेरे पास कितना बन गया, ये 1/sin आर आ गया 9/4√2। इसे पलट दिया तो साइन आर कितना आ गया 4√2/9। सोल्व करके निकाल लो इसे। ठीक है, सही है, केशव वर्मा कह रहे जी मेरा सही है। तो वाटर से ग्लास, ठीक है, तो ये ऐसे बताने के लिए, जब आगे पीडीएफ से क्वेश्चन करेंगे और बड़े से आप समझ जाओगे। अभी के लिए बस आपको समझना है कि जब भी लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए तो स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। तो कई बार तो पेपर में केवल आपसे ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम कौन सा है, कौन सा स्नेल का नियम। तो बच्चे वहां पे ना N1 अपॉन N2 पर टिक लगा देते हैं। स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। दूसरी चीज, इसी बेटा स्नेल के नियम को हम थोड़ा डिटेल में और लिखेंगे। स्नेल का नियम है साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1। इसे हम और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, यहां ध्यान देना। आपको एक बताओ, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का मैंने फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था कल, N इजकल टू C/V। याद है कि भूल गए हो? अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखवाया था ना, प्रकाश की चाल निर्वात में बटे प्रकाश की चाल माध्यम में। ठीक है, √2 से √2 कटेगा। रे भाई ये क्या पागल हो तुम मैथ नहीं आता क्या जरा सा भी? यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा है 4 दूनी 8, ये 2 लिखा था ये, तो √2 से 2 को कट करेंगे तो यहाँ पे √2 आएगा। ये नहीं काट पा रहे हो तुम? यहाँ देखो, ये मान लो कि लिखा है कहीं पे 2/√2, तो इसे कट करने के बाद में √2 क्यों बचता है, ये यहाँ देखना। ये 8वीं क्लास में पढ़ा जाता है, ये 2 लिखा है ना, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख लो, कोई समस्या तो नहीं है। पर √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो आप सभी को पता है कि √2 ये 2 ही तो बन जाएगा। √2 इंटू √2 तो 1 से ये कट गया, तो इसलिए केवल ये बचा √2। हम डायरेक्ट कट कर देते हैं इसे कि √2 बचेगा। 8वीं 9वीं क्लास में डिटेल में पढ़ा जाता है ये। देखो अब इसे जो हमारे पास स्नेल का नियम है, ये इसे हम थोड़ा सा और लिखेंगे समझ के। हमने आपको पढ़ाया था कल कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है C/V। अब यहाँ पे सी क्या था, आप कहेंगे सर सी तो यहाँ पे था लाइट की स्पीड वैक्यूम में, निर्वात में तो फिक्स कांस्टेंट है, यानी एन जो है वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एन और वी ऊपर नीचे लिखा है, यानी आप इस N2 अपॉन N1 को ऐसे लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। N2 ऊपर है तो V2 नीचे आएगा। V1 अपॉन V2 का मतलब पता क्या है कि लाइट की स्पीड, एक और आ गया मूर्ख, कह रहा जी एयर का 1.0003 क्यों नहीं लिया, एक क्यों लिया है? क्लास ध्यान सुनाकर पता चल जाएगा क्यों लिया है। तो N2 अपॉन N1 क्या आएगा V1 अपॉन V2, यानी स्नेल का नियम आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू V1 अपॉन V2, ऐसे भी लिख सकते हैं V1 अपॉन V2। तो V1 का मतलब क्या है, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड बटे दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड। तो स्नेल का नियम अगर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखना है तो N2 अपॉन N1 लिखेंगे, और अगर स्पीड की फॉर्म में लिखना है तो V1 अपॉन V2 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा वही चीज आपको एक बात और पता है कि V इक्वल टू होता है F लैम्डा। तो मैंने आपको आज ही बताया है कि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। तो V और लैम्डा यानी कि स्पीड और तरंग दैर्घ्य समानुपाती हैं। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्नेल के नियम को λ1 अपॉन λ2। स्नेल का नियम पेपर में जरूरी नहीं कि आपको ये लिखा मिले कि साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू N2 अपॉन N1, वो ये भी लिख देगा कि स्नेल का नियम क्या है, तो लिखा मिल जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू V1 अपॉन V2 भी लिखा मिल सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू λ1 अपॉन λ2 भी लिखा मिल सकता है, या N2 अपॉन N1 भी लिखा मिल सकता है। ये स्नेल का नियम को हमने डिटेल में लिख दिया है। ठीक है,
तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, n2 अपॉन n1 इजगल टू v1 अपॉन v2 इजगल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। तो ध्यान समझना कि स्नेल का नियम रेफ्रेक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, स्पीड की फॉर्म में लिखोगे तो 1 2 आएगा, वेवलेंथ की फॉर्म में 1 2 आएगा, लेकिन अपवर्तनांक की फॉर्म में n2 n1 आएगा। यहां से आप एक चीज और कर सकते हैं, ये सारे आपस में बराबर ही हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि n2 अपॉन n1 किसके बराबर है, v1 अपॉन v2 के। या आप ये भी बोल सकते हैं कि n2 अपॉन n1 जो है वो किसके बराबर है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के। इसे पर उतार लो, फिर मैं इसे क्वेश्चन कराता हूं आपको अभी, तो आप समझ पाओगे इसे कैसे अप्लाई करना है। लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 का भाई देखो तो v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, एफ है कॉन्स्टेंट, तो v और लैम्डा एक ही लाइन में है, तो v1 अपॉन v2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर आएगा। जो बताया जा रहा है उसे लिख लो। ये क्वेश्चन करना, देखते हैं कौन धुरंधर करेगा इसे। कल की क्लास और आज की क्लास को मिक्स करके आपको करना है ये। लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, v है लाइट की स्पीड, एफ है उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और लैम्डा है तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, बी और डी ज्यादातर आंसर हमें बच्चे दे रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। पहले क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है। यदि माध्यम एक और माध्यम दो में प्रकाश की गति इतनी और इतनी है, तो बेटा माध्यम एक में प्रकाश की गति नहीं, पहले माध्यम में यानी कि v1, पहले माध्यम में प्रकाश की गति है 2.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो पहले माध्यम में भी आ गई, दूसरे में भी आ गई। पूछ क्या रहा है, तो माध्यम एक का माध्यम दो के संबंध में अपवर्तनांक, तो बेटा किसका पूछ रहा है, बी और डी ज्यादा आंसर बचे रहे हैं। देखते हैं किसका सही है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है। यदि माध्यम एक और माध्यम दो में प्रकाश की गति इतनी और इतनी है, बेटा माध्यम एक में प्रकाश की गति पहले माध्यम में v1, पहले माध्यम में प्रकाश की गति है 2.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति है 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो पहले माध्यम में भी आ गई, दूसरे में भी आ गई। पूछ रहा है, तो माध्यम एक का माध्यम दो के संबंध में अपवर्तनांक, बेटा किसका पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, पहले माध्यम 1 का माध्यम दो के संबंध में अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है, तो इसका अपवर्तनांक पूछा है, बता सकते हैं ऊपर किसके संबंध में पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, दूसरे के। लेकिन मुझे n1 अपॉन n2 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई है। उसने कहा कि आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको लिखते हैं, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, दूसरे के, उसके नीचे। तो आपको n1 अपॉन n2 निकालना है, और आपको v1 v2 देखा है, तो मैंने आपको बताया था स्नेल के नियम से हमें पता है कि भाई n2 अपॉन n1 जो है ना, ये v1 अपॉन v2 के बराबर होता है, तो मैं n1 अपॉन n2 निकालूंगा, यानी n1 अपॉन n2 किसके बराबर आएगा, v2 अपॉन v1 के। ठीक है भाई, n2 ऊपर है तो v2 आता नीचे, तो n2 अपॉन n1 में बताया v1 अपॉन v2 है, तो मैं n1 अपॉन n2 निकालूंगा तो v2 अपॉन v1 आ जाएगा, तो v2 की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, v1 की 2.5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। सोल्व करेंगे तो 2 बटे 2.5, यानी कि b वाला ठीक है, d वाला गलत है, a और b का किसने लिखा ही नहीं है, b करेक्ट आंसर। आशुतोष का डी गलत हो जाए, हेमंत अंकुश रचित बी लिख रहे हैं, अनुराग प्रसाद गलत था, ये अंकुश का सही था, एस कुमार का सही था, रचित का भी ठीक था, शिवम गलत था ये। ज्यादा बच्चों ठीक तरह से 5 7 8 नहीं डी लिखा था। देखो क्वेश्चन में पहले पढ़कर पता लगाना पड़ेगा, पूछ रहा है उसने कहा कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के संबंध में अपवर्तनांक, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक पूछा है, तो कल बताया जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके संबंध में पूछेगा उसका नीचे लिखेंगे। तो n1 अपॉन n2 बता, लेकिन देख रखा है पहले मीडियम में स्पीड और दूसरे मीडियम में स्पीड, तो पता कि n1 अपॉन n2 होगा उल्टा रेशियो v2 अपॉन v1 के बराबर फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ठीक है, एक आध ये किसमें है, प्रैक्टिस सेट 4 में है शायद, 1 2 3 दो निकल। देखो वो नहीं
ये करना, तू एक होशियार कम बना कर, तू है ना, गलत है, v1 v2 है, ऑप्शन डी होगा, हैं, होशियार बनना कम से कम, जो बताया जाए उसे सुना कर, ठीक, अरे n1 v1 किसने बताया होगा, अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है c/v, तो n और v ऊपर नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद समानुपाती, n1 निकालेगा तो v2 v1 के बराबर आएगा वो, समझ में आया? मास्टर का बता दिया तुम्हारा, इसलिए कि प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम जाती है, ये प्रकाश की किरण है, वो n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जा रही है, आपतन कोण i है और अपवर्तन कोण r है, तो sin i अपॉन sin r किसके बराबर होगा, ठीक है, तो sin i अपॉन sin r पूछा है, और लाइट कहां से जा रही है, n1 से n2, तो sin i अपॉन sin r क्या होता है, n2 अपॉन n1 के बराबर, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ये डी सबसे 103 मोहित कुमार ने इसे गलत कर दिया, बेटा मुझे बताया मैंने कि स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से sin i अपॉन sin r जो है वो होता है n2 अपॉन n1 के बराबर, लेकिन वो स्पीड के हिसाब से पूछता तो sin i अपॉन sin r बोलते v1 अपॉन v2, वेवलेंथ के हिसाब से पूछता तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। अच्छा समझना, पहले क्वेश्चन देखो कि ए बी में से कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों सही है कि दोनों गलत हैं, या कोई एक सही है, कह रहा है कि प्रकाश एक माध्यम ए से दूसरे माध्यम बी में बिना इंटरफेस पर झुके गुजरता है, बिना झुके सीधे निकल जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है, तो ध्यान समझना, वो कह रहा है कि एक से दूसरे मीडियम ए से मीडियम 2 में प्रकाश जा रहा है, बिना इंटरफेस के बाउंड्री बिना झुके सीधे निकल जा रहा है, सीधा बिना झुके सीधे निकल रहा है, तो कह रहा है कि कौन सा संभव नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखो नहीं पूछ रहा हूं, पहले में कह रहा है कि ए एंड बी हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड लाइट फोर्स ऑन द इंटरफेस ऑब्लिक्विटी, ए और बी का अपवर्तनांक समान है और प्रकाश इंटरफेस को तिरछा पड़ता है, अगर दोनों मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, जितना इसका उतना इसका, और लाइट तिरछी भी जाए तो सीधी निकल जाएगी, यानी कि ये तो संभव है, अगर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान है, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेढ़ उतना इसका डेढ़, लाइट सीधी चली जाएगी, तो संभव है, तो मेरा आंसर बनेगा, कह रहा है कि ए एंड बी हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट फोर्स ऑन इंटरफेस परपेंडिकुलरली, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बट फिर तो लाइट जो है वो चाहे तिरछी जाए, अगर दोनों सेम है, चाहे परपेंडिकुलरली, लेकिन दोनों के अलग है, अभिलंब के अनुदिश परपेंडिकुलर के बराबर है, तो भी सीधी निकल जाएगी, तो ये भी संभव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, भाई आपको पता है कि लाइट बिना झुके सीधी कब निकलती है, अगर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान हो, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट तिरछी जाए तो भी सीधी निकलेगी, और परपेंडिकुलरली तो सीधी जाती है, तो दोनों के दोनों सही है, यानी कि ये दोनों गलत, सी आ गया, ए और बी जो है ए एंड बी हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड लाइट फोर्स नॉर्मली, बट ए और बी के दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हैं, लेकिन लाइट नॉर्मली गिरे, नॉर्मली गिरेगी, नॉर्मल के लंबवत गिरे, परपेंडिकुलर गिरे, ए और बी के अलग अपवर्तन सूचकांक प्रकाश लंबवत रूप से, यानी कि परपेंडिकुलरली लंबवत रूप से गिरे, तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग-अलग भी हैं, अगर लाइट नॉर्मल के लंब जाएगी तो सीधी निकल जाएगी, तो ये भी सही होगा, ये भी आंसर नहीं है, लेकिन डी में देखो कि ए एंड बी हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए और बी के दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग-अलग हैं, और लाइट वो गिरेगी तिरछी, फिर तो 100% लाइट नॉर्मल के नजदीक आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि सेकंड से जाएगी, फिर से में, तो गलत है, आंसर सही हो जाएगा। देखो आगे बात समझो, लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाए और दोनों के अपवर्तनांक अलग-अलग हैं, ए एंड बी हैव डिफरेंट इंडेक्सेस एंड लाइट फोर्स ऑब्लिक्विटी, ए और बी के अलग अपवर्तन सूचकांक हैं और प्रकाश इंटरफेस पर किससे गिरता है, लाइट तिरछी गिरे, और दोनों के अलग-अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक सेकंड के लो, तो लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी, नजदीक आएगी, तो सीधी नहीं निकल सकती, तो कह रहा है कि लाइट बिना झुके जा रही है, तो कौन से केस में संभव नहीं है, तो डी वाले केस में संभव ही नहीं कि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग-अलग हो और कभी लाइट सीधी निकल जाए, फिर तो झुकेगी, ठीक है, हम कैसे क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाग क्या होगा, ठीक है, तो कह रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आता आपका, हमारा कोई निकल नहीं, हमारा कौन समझ फिजिक्स का तो दिमाग को चलाओगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे तो समझ में आएगा, ये एक बार समझ में आएगा, दो बार देखो, दो बार नहीं तो तीन बार पढ़ो, आएगा सब समझ में, लेकिन कब आएगा, दिमाग का प्रयोग करने से और साथ में लिखने से, खाली मोबाइल चला के बैठने से समझ नहीं आती, हमने तो नंबर बताएंगे, कौन सा नंबर बताएगा, फॉर्मूला लिखा है, अब तुम नंबर समझ तो तुम्हारी गलती है वो, मैं दोबारा बताता हूँ, तुम्हारे हालत देख कर मैं लगा कि फॉर्मूला भी दोबारा बताना पड़ेगा, यहाँ देखना, मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कभी आपको लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती दिखे, लाइट एक से दूसरे मीडियम में जा रही हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, जैसे हवा से पानी, पानी से हवा, लाइट जब भी एक से दूसरे मीडियम में जाती है, तो हमने आपको बताया कि sin i अपॉन sin r का जो रेशियो है वो n2 अपॉन n1 के बराबर है, n2 n1 से मतलब क्या है, जहां से लाइट चलती है पहला मीडियम है, जहां पहुंचेगी दूसरा है, तो n1 है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 है दूसरे का, तो मैंने कहा कि sin i अपॉन sin r होता है n2 अपॉन n1, लेकिन ये बात आपको स्पीड की फॉर्म लिखनी है, तो आप लिखेंगे sin i अपॉन sin r v1 अपॉन v2 और वेवलेंथ तरंग की फॉर्म लिखनी है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ये मैंने बताया कि आपको कुछ बताया नहीं है, तो आज कितने रहते हैं, कल की क्लास में करेंगे बड़े क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में, पूरी क्लास की कल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आधारित होगी, तो यहाँ तक पढ़ जाना और साथ में लिखा तो क्लास चल रही हो, मोबाइल चला के बैठे रहो, बार-बार बोलता हूं क्लास में, ये साइंस मैथ जो है रीजनिंग, ये खाली मोबाइल चला के सुनोगे कोई फायदा नहीं, थोड़ी ना, ये जो टीचर बता साथ लिखो उसके रनिंग हैंड में, ये लाल पीले पेन सुंदर नोट्स बनाने, ऐसा लिखना कि खुद को समझ आए, ठीक है, कि बाद में वीडियो को दोबारा नोट्स बना रहे हैं, तो टाइम क्लियर करो, चलती हुई क्लास में लिखो, उसी टाइम पे आप लिखो, ठीक है, तो आज थैंक यू, बाय टेक केयर।